नमस्कार। शब्दकोश से कार्यक्रम आईना में आपका स्वागत है। आईना जो देखता है वो दिखाता है। ऐसे कार्यक्रम में आज हम उस सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो विश्व में चर्चा का विषय है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चिंतक, विचारक, लेखक, लेखन के क्षेत्र में अनेक आयामों को स्पर्श करने वाले डॉक्टर राघवेंद्र जी शर्मा। डॉक्टर साहब का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आज हम डॉक्टर साहब से उस क्षेत्र में बात करेंगे जब आप विज्ञान को लेकर लिखते हैं तो फिर विज्ञान और सहज शब्द, सहज समाज के लिए वो कैसे स्पर्श कर पाए हर वर्ग को। तो डॉक्टर साहब, आजकल जो एक चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये शब्द इतना ज्यादा गूढ़ हो गया है कि एक आम आदमी समझ नहीं पा रहा कि आखिर जी क्या बला है। तो मैं चाहूंगा एक आम शब्दों में एक ऐसी इसकी व्याख्या आप करें ताकि एक आम आदमी समझ पाए इसे। मोदी जी, अगर मैं AI के बारे में कहूँ, हाँ, इसको आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से मैं कहूँ वैज्ञानिकों में और दुनिया के अंदर एक चमत्कारिक तो आश्चर्यजनक विषय बना हुआ है। ठीक। वास्तव में अगर इसके इतिहास में जाकर के हम देखें तो हमारे देश के अंदर हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, मुख्य रूप से मैं वेदों के बारे में कहूँ तो यह मुझे ऐसा लगता है कि वेदों की ही उत्पत्ति, वेदों के द्वारा ही प्रदत्त शब्द की उत्पत्ति है, जिसको आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से हम जानते हैं। लेकिन यह मैं अगर इसकी मूल अवधारणा में कहूँ तो यह एक आध्यात्मिक इंटेलिजेंस है, जिसको हम स्पिरिचुअल उस पर बोलते हैं। तो आध्यात्मिक इंटेलिजेंस ही आज के समय में वैज्ञानिकों के द्वारा जो रिसर्च की जा रही है वो उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हम लोग सुनते हैं। तो एक और हम देख रहे हैं कि इसके आने से कार्य क्षेत्र में काफी सुविधाएं आएंगी, व्यक्ति को काफी आराम मिलेगा। दूसरी ओर आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि यदि इसने अपने को डेवलप किया तो मनुष्य के सामने कुछ खतरे दिखाई दे रहे हैं। तो उन खतरों की आपका ध्यान जाता हो? मैं आपकी बात से बहुत ताल्लुक रखता हूँ कि अगर इसको सही दिशा में नहीं ले जाया गया, ठीक, अगर इसका सही उपयोग नहीं किया गया तो यह मानव समाज के लिए, मानवता के लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ये खतरे की घंटी हो सकता है। लेकिन अगर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आध्यात्मिकता के आधार पर कहें, क्योंकि जो निर्णय लेता है अगर उसके निर्णय में कोई इथिकल डिसीजन है, ठीक, जब डिसीजन लेते समय एथिक्स अगर उसके अंदर हैं तो ये मानव के कल्याण के लिए होगा। और अगर एथिक्स नहीं होंगे, वह केवल एक मशीन के रूप में निर्णय लेंगे तो ये मानव के संहार भी हो सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आध्यात्मिक इंटेलिजेंस से जोड़ते हुए दुनिया को विकास का वो रास्ता दिखाएं जिससे सारी दुनिया आगे बढ़ सके और भविष्य में जिस तरह की दुनिया हम देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि उस तरह की दुनिया को अगर दिखाने और वहां तक पहुंचाने कोई काम कर सकता है तो वह भारत कर सकता है, भारत की संस्कृति कर सकती है, भारत के वेदों से उत्पन्न यह शब्द आध्यात्मिक जो इंटेलिजेंस है यह कर सकता है। तो जब हमारे यहाँ कंप्यूटर आया तो एक अवधारणा बनी आम जनमानस में कि ये व्यक्ति का रोजगार छीनेगा, उसे बेकार बनाएगा। और अब ये एक कहते सुपर पावर, इसे कहते हैं आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ऐसा नहीं लगता कि ये मानव के जो बौद्धिक काम है उसमें भी हस्तक्षेप करने जा रहा है? ये बात सही है, यह मानव के जीवन को सरल कहें ऐसा करने वाला है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो काम हम मनुष्य अपनी शक्ति लगा के करता है वह हम एक आध्यात्मिक शक्ति लगा कर सकते हैं। हम लोग पुराने समय में देखते थे कि ऋषि मुनि जो कल्पना करते थे वह कर सकते थे। बेसिकली वह इंटेलिजेंस तो वही है, वो आध्यात्मिक था, ये आर्टिफिशियल है। एक रोबोटिक, हम आज बहुत चर्चा में देखते हैं कि हर काम को रोबोट कर सकता है। आजकल तो रोबोटिक सर्जरी होने लगी है। ऐसा कोई काम नहीं जो रोबोट नहीं कर सकता है। लेकिन अंत में अगर रोबोट के अंदर यह एक इमोशनल, जैसे मैंने कहा, डिसीजन है, इथिकल डिसीजन है, अगर ये उसके अंदर आ जाते हैं तो ये कोई समस्या नहीं, यह समाधान की तरफ जाएगा और दुनिया को उस रास्ते पर लेकर के जाएगा कि जहां मनुष्य के कल्याण का ही रास्ता होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत इन चीजों को अपने सनातन काल में ही इनसे रूबरू हो चुका था, लेकिन वर्तमान पीढ़ी इसे मानने स्वीकार नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि बल्कि उसे पढ़ाया गया है कि वो बानरों की संतान है। तो फिर भारत के व्यक्तित्व को जब दुनिया देख रही है कि ये कुछ रास्ता दिखाएगा इस मामले में,
तो हम किस रूप में इसको भारत को समाहित करें इस चीज के अंदर? आज से नहीं, जब से मानव सभ्यता ने विकास किया है, हम उस दिन से अगर देखते हैं तो सारी दुनिया को विकास का रास्ता या मानवता का रास्ता दिखाने का काम भारत ने किया है। भारत ने किया तो भारत के ऋषि मुनियों ने किया है। भारत के ऋषि मुनियों ने किया है तो वह केवल शारीरिक ताकत के आधार पर नहीं किया है, वह आध्यात्मिकता का वो धरातल था जहां मशीन की कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं। उस आध्यात्मिकता के आधार पर ये सारे विकास कहें, ये मानवीय सभ्यता का जो आगे बढ़ी है, वहां तक हम पहुंचे हैं। एक दक्षिण के बड़े अच्छे एक लेखक हुए हैं, अब मैं दक्षिण के नहीं मैं कहूँगा, है तो शायद विदेशी है वो, सैमुअल पी हंटिंगटन। उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है सभ्यताओं का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें सैमुअल पी हंटिंगटन लिखते हैं कि यह जो मनुष्य का विकास है यह सभ्यताओं के संघर्ष की कहानी है। लेकिन उसी समय में हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, दार्शनिक और मैं कहूँ कि विश्व के बड़े नेता हुए हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने उसको खंडन करते हुए कहा था यह सभ्यताओं के संघर्ष नहीं, सभ्यताओं के सामंजस्य की कहानी है। जो मानव है, दुनिया का विकास है सामंजस्य के सामंजस्य से हुआ है, और जब तक संघर्ष रहेगा तो विध्वंस होगा और सामंजस्य होगा तो विकास होगा। मैं इन्हीं दो शब्दों के आधार पर कहूं कि जो आर्टिफिशियल और आध्यात्मिक अंतर है वो यही अंतर है। जब सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं तो केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं तो वह एक आध्यात्मिक अधिष्ठान के आधार पर एक आध्यात्मिक इंटेलिजेंस होता है। तो जब तक इस इंटेलिजेंस के अंदर आध्यात्मिकता बनी रहेगी तो मनुष्य का हमेशा हमेशा कल्याण करेगा। द्वापर में एक दृष्टांत आता है जब संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत की पूरी घटना एक कमरे में बैठ कर सुनाई। त्रेता में एक ऐसा आता है लंका कांड में जब एक पुष्पक विमान है वो एक आवाज के आदेश पर वो गंतव्य तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो क्या इसको आप जोड़ने का ऐसे कहीं देखते जुड़ाव है इन चीजों में कहीं? मुझे लगता है आपका जुड़ाव नहीं, वास्तव में यही है। अच्छा। और अभी जो विज्ञान है या हम लोगों की जो समझ है, जहां तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसको रिसर्च कर रहा है। रिसर्च शब्द से समझ में आता है कि उसकी पुनः तलाश की जा रही है, माने पहले हम वहां तक पहुंच चुके हैं। तो ये थे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। डॉक्टर साहब ने हमारे अनेक सवालों के जवाब में ये क्लियर किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आशंकाओं से इतर भी एक बड़ी दुनिया है जिसके माध्यम से मनुष्य की अनेक दिक्कतपूर्ण कार्य प्रणालियों को सहज बनाया जा सकेगा। और जो आशंकाएं हैं उसको लेके भी आपने आगाह किया है कि हमें सावधानी की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ पधारे, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आईना में फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।